कि भारतीय जनता पार्टी का किससे कितना पुराना रिश्ता रहा है, यह मैं आपके सामने आज रखने की कोशिश करूंगा बड़े साधारण तरीके से कि 650 साल की बात अगर अमित भाई कहते हैं तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि 650 साल पहले तो भाजपा थी नहीं। भाजपा का उदय तो आजादी के बाद हुआ है। हां, भाजपा के कुछ ऐसे लोग जो बाद में भाजपा को बनाए, भाजपा में आए, या भाजपा के आइडल हैं, या भाजपा के निर्माता, या जो भी समझ लीजिए, अगर उनको भी मान लिया जाए तो उनका भी वजूद तकरीबन यह समझिए कि 1920 के बाद शुरू हुआ है, तो 70-80 साल उधर मान लीजिए और 20 साल इधर, मतलब 100 साल। अगर उनके जो जिनकी प्रेरणा, जिनको प्रेरक मानते हैं, अपने आरएसएस के जो संस्थापक लोग हैं, अगर उनको अब भारतीय जनता पार्टी से जोड़ते हैं और प्रेरणा मानते हैं और है भी, तो अगर उनको भी देख लिया जाए तो उनका भी वजूद 100 साल से पीछे का नहीं है। तो कहने का मतलब यह कि अमित भाई का कहना कि जाटों के साथ भाजपा का 650 साल पुराना रिश्ता है, यह एक जुमला भर है, लेकिन इसके बहुत से मायने हैं। वो जो मायना समझाते हैं दूसरों को, और उनकी पार्टी के लोगों ने जो मायना समझाने की कोशिश की कि अमित भाई क्या कहना चाहते हैं, तो अमित भाई कहना चाहते हैं कि आप भी आजादी के लिए लड़े हो और हम भी आजादी के लिए लड़े हैं। अमित भाई ने तो ये नहीं कहा, लेकिन उनकी वही होता है ना कि मतलब कालिदास की गलती को कैसे लोग सही तरीके से पेश करते हैं। तो पूरी भारतीय जनता पार्टी अब ये समझाने में लगी हुई है कि अमित भाई का कहना था कि 650 साल जाटों से पुराना रिश्ता है, उसका मतलब यह है कि जाट भी अंग्रेजों से लड़े हैं और भारतीय जनता पार्टी भी अंग्रेजों से लड़ी है, ऐसा कहने की कोशिश किए होंगे। अगर किए होंगे तो भारतीय जनता पार्टी आज दो आदमियों में सिमट कर रह गई है, अमित शाह और नरेंद्र मोदी। दो और बाहरी लोगों में देश पूरा सिमट के रह गया है, अडानी और अंबानी। अगर चारों को मान लिया जाए और इनके रिश्तों की व्याख्या की जाए मेरे दोस्तों, तो इनका रिश्ता अंग्रेजों से रहा है। और ये सही कहते हैं, अमित शाह जो कहते हैं वो एक ढंग से सही कहते हैं। हम तो अमित शाह ने 650 साल की बात की, हम तो 1000 साल की बात कहते हैं कि हजारों साल का यह रिकॉर्ड रहा है कि अमित भाई के पूर्वज, अमित भाई के लोग, अब वो भारतीय जनता पार्टी, अमित भाई और अगर अमित शाह और नरेंद्र मोदी, अडानी अंबानी तक सीमित है तो उनको ही मान लिया जाए। अगर वो अपने आप पर ही अगर ये ले लें तो भी हजारों साल के रिकॉर्ड के अनुसार अगर इतिहास को खंगाला जाए, देखा जाए, तो ये तो हमेशा बाहरी आक्रमणकारियों के साथ खड़े रहे, अंग्रेजों का साथ दिया, आने वाले मुगलों का साथ दिया, आने वाले अंग्रेजों का साथ दिया, डचों का साथ दिया, फ्रांसीसियों का साथ दिया, पुर्तगालियों का साथ दिया। तो इनका तो यही इतिहास रहा है। और जो भी बाहरी लुटेरे आए, समुद्री लुटेरे, जमीन के लुटेरे, जो भी बाहरी लुटेरे आए, उनका संपर्क भी इनसे था। वो आए भी गुजरात से ही और वो इनके ही जरिए पूरे देश पर अपने आप को स्थापित करने में या देश पर कब्जा करने में या देश को गुलाम बनाने में कामयाब रहे। तो इस बात को तो
अगर वो चाहें तो कह सकते हैं, अगर इस बात में लिया जाए, अगर उनके कहने का अर्थ अगर ये मान लिया जाए तो ये कहा जा सकता है। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो अमित भाई के वंशजों का या अमित भाई के पूर्वजों का जो रिश्ता रहा है, गुजरातियों का जो रिश्ता रहा है, वो बाहरी आक्रमणकारियों से रहा है। जाटों से कहां होगा? जाट तो देश को आजाद कराने के लिए, फाइट करने के लिए, देश को गुलामी से आजाद कराने के लिए लड़ा है। वैसे ये ऐसे ही जुमले छोड़ते रहते हैं, इनके जुमलों का कोई मतलब नहीं होता। और जानते हैं कि ये इनकी तो थियरी है कि भाई जब जरूरत पड़े तो गधे को भी बाप बना लो। ये दूसरों को यही समझते हैं, गधा ही समझते हैं। ये क्या है ये नहीं जानते, लेकिन ये दूसरों को ऐसा ही समझते हैं। तो इसलिए अब देश ऐसा नहीं रहा। देश थोड़ा बहुत जानकारी रखने लगा है, इतिहास पढ़ने लगा है, सीखने लगा है, समझने लगा है, जांचने परखने लगा है। तो देश ऐसा नहीं रहा। तो दोस्तों, जब इनकी रिश्तेदारी के बारे में बात हो रही है तो थोड़ा सा उसको उसकी व्याख्या कर दी जाए। अगर अमित शाह जी कभी किसी से रिश्तेदारी जोड़ें तो वो जरूर उसको क्लियर करें, साफ कहें, क्या कहते हैं, मतलब उसको उसकी क्लियरिटी दें, साफ साफ कहें कैसी रिश्तेदारी। अब अगर इनकी, जैसे हमारे गुजराती भाइयों की रिश्तेदारी अगर कहा जाए तो गुजराती भाइयों का रिश्ता जाटों से रहा है, सिखों से रहा है, या फिर बंगालियों से रहा है, बिहारियों से रहा है, यूपी वालों से रहा है, उत्तराखंड। ये सब गलत है। इनका रिश्ता तो मात्र बाहरी आक्रमणकारियों से रहा है। मैंने अभी बताया कि डचों से, पुर्तगालियों से, अंग्रेजों से, मुगलों से, इनसे ही रहा है। और किसी एक व्याख्यान में मैंने कल एक कहीं कोई इनका ही कहा हुआ, नरेंद्र मोदी का कहा हुआ एक बाइट था जिसमें नरेंद्र मोदी ताल ठोक कर कह रहे हैं कि मैं पठान हूं। अब उन्होंने किस अर्थ में, किस मायने में, क्यों कहा, जरूर कहीं ना कहीं रिश्ता जोड़ना रहा होगा। तो जाते हैं विदेशों में भी, चीन से रिश्ता जोड़ के आ जाते हैं, उनकी रिश्तेदारी है, और अमेरिका से भी रिश्ता जोड़ लेते हैं, उनकी भी रिश्तेदारी है, और कहीं से भी, पाकिस्तान भी जाते हैं, वहां भी रिश्ता जोड़ के आ जाते हैं, उनकी भी रिश्तेदारी है, ऐसा वो कहते रहते हैं। लेकिन अब वो उन्होंने किस संदर्भ में कहा मुझे तो नहीं मालूम, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं पठान हूं। तो जहां तक मैं समझता हूं और आप भी समझते होंगे, तो पठान तो मुसलमान भाई होते हैं। अब नरेंद्र भाई अगर ये कहना चाहते हैं कि वो मुसलमान हैं, पठान हैं यानी मुसलमान हैं, तो उनका स्वागत है, ऐसी कोई बात नहीं है। कुछ कह सकते हैं, सभी उनका स्वागत करेंगे। लेकिन फिर अपने जो उनकी जो ट्रोल आर्मी है, उनकी भारतीय जनता पार्टी की जो आईटी सेल है, उनको बता देना चाहिए कि फिर नेहरू के पीछे क्यों पड़े रहते हैं कि वो मुसलमान हैं, उनका खानदान मुसलमान है। जब नरेंद्र भाई खुद ही कहते हैं कि वो पठान है यानी मुसलमान हैं, तो नेहरू के पीछे पड़ने का तो कोई मतलब नहीं है। और अगर नरेंद्र भाई कहते हैं कि वो मुसलमान है तो इसका स्वागत है। अब दूसरी बात पे आते हैं, इनकी रिश्तेदारी पे। तो दोस्तों, अगर गर्व से नरेंद्र भाई, अमित भाई अगर कह सकते हैं कि उनका कोई रिश्तेदार है, तो अगर इतिहास में जाएं तो वो कह सकते हैं कि मुगलों से उनका रिश्ता रहा है,
डचों से रहा है, फ्रांसीसियों से रहा है, पुर्तगालियों से रहा है और अंग्रेजों से रहा है। जितने लुटेरे भारत आए उन सबसे उनका रिश्ता रहा है, वो उनके रिश्तेदार रहे हैं, ये कह सकते हैं। और अगर 1947 के बाद वापस भी आ जाएं इस वर्तमान इतिहास में, तब भी उनका रिश्ता, अगर किसी को अपना रिश्तेदार कह सकते हैं, कोई उनका अपना है, तो मेहुल चोकसी हैं, नीरव मोदी हैं, ललित मोदी हैं, हर्षद मेहता हैं, केतन पारेख हैं, ऐसे बहुत से नाम हैं जिनको वो अपने अगल बगल में बिठा करके अंतरराष्ट्रीय मंचों से इंट्रोड्यूस किया करते थे नरेंद्र भाई। तो इनसे उनकी रिश्तेदारी है, इनको अपना रिश्तेदार कह सकते हैं। बाकी तो देश के किसी को भी अपने बगल में बिठा के उनसे रिश्तेदारी जोड़ना, उनको अंतरराष्ट्रीय मंचों पर ले जाकर उनको प्रकाशित कर, ऐसा तो नहीं कभी देखा है मैंने तो नहीं देखा कि कहीं कहीं किसी अंतरराष्ट्रीय मंच पर गए हो और कोई जाट गया हो, कोई किसान गया हो उनके साथ जिसको इंट्रोड्यूस कर रहे हो, कोई बंगाली गया हो उनके साथ जिसको वो इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, या कोई, मैंने तो नहीं देखा है। आपने देखा हो तो बताइए। तो अगर अमित भाई को रिश्तेदारी जोड़नी है, कहना है, तो सच कहें कि उनके रिश्तेदार तो नीरव मोदी, मेहुल चोकसी, हर्षद मेहता, केतन पारेख वगैरह वगैरह, मतलब सारे देश के लुटेरे हैं और वही उनके रिश्तेदार हैं। यही जेन्युइनिटी है, यही सच्चाई है। अब उस सच से आंख तो बंद करने से तो कुछ नहीं होगा ना। आंख बंद कर लेंगे, नहीं बोलेंगे, दूसरी कहीं भी जाएंगे, सबको अपना, सभी अपने हैं ये बात कह सकते हैं, सभी हमारे हैं कह सकते हैं। लेकिन जहां जाते हैं वहां, पंजाब में जाते हैं तो हम बोलते हैं हमारी सिखों से रिश्तेदारी है। अभी मैंने देखा एनसीसी की पगड़ी, मतलब पंजाबियों की बांध करके एनसीसी का एक फैंसी ड्रेस में कंपटीशन में, फैंसी ड्रेस ही समझिए, मतलब एक फोटो उनका वायरल आया उनके ही पेज पे। अब वही ड्रेस गर्व से पहन करके नरेंद्र मोदी आज फोटो खिंचवाते हैं जिनको कहते हैं खालिस्तानी हैं, पाकिस्तानी हैं, आतंकवादी हैं, उन्हीं सिखों को ऐसी उपाधियां देते हैं। तो कहने का अर्थ यह है कि ये दोहरे चरित्र के हैं, इनकी किसी से रिश्तेदारी नहीं है। और अब भारतीय जनता पार्टी को जब लीड कर रहे हैं, तब भारतीय जनता पार्टी को भी वही कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी की किसी से रिश्तेदारी नहीं है, वो किसी के नहीं है, ना वो अपनों के हैं, ना वो देश के हैं, ना वो किसी के वो नहीं है। ये उभर कर सामने आया है, उनका एटीट्यूड, उनका चरित्र, उनके कर्तव्य, उनके काम, यही सामने आया है अभी तक। तो दोस्तों मैं कह रहा था कि आजादी से पहले, मैं बहुत पुराने अगर इतिहास को नहीं, मैं जितना पढ़ पाता हूं उसको मैं बताने की कोशिश करता हूं। मैंने बहुत कोशिश की है, मैं फिर से एक बार आप लोगों के सामने इस बात को रखता हूं। आप भी ढूंढ करके मुझे जरूर बताइए, मैं भी जानना चाहता हूं, मैं भी गर्व करना चाहता हूं कि क्या 1947 से पहले किसी भी एक गुजराती का आप नाम बता सकते हैं? मोदी, शाह, पारेख, मेहता, मैं सारे गुजरातियों पर आरोप नहीं लगा रहा हूं या टीका टिप्पणी नहीं कर रहा हूं, मैं प्रदेशवाद भी बात नहीं कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि मतलब नरेंद्र भाई जब निकल करके कहते हैं, अमित भाई जब निकल कर कहते हैं कि वो गुजराती हैं और व्यापार उनके खून में, इसलिए मुझे ये बात कहनी पड़ती है, पूछनी पड़ती है। तो आप सभी से ये पूछना चाहते हैं कि क्या 1947 से पहले कोई भी एक ऐसा गुजराती आप बता सकते हैं जिसको फांसी हुई हो, जिसको जेल हुआ हो, काले पानी हुई हो, या गोली लगी हो, गोली में मारा गया, मतलब शहीद हुआ हो? मैं ये जानना चाहता हूं कि 1947 से पहले कोई भी एक मोदी, शाह, पारेख, मेहता, ललित, चौकसी, नीरव, कोई भी कहीं भी आपको इतिहास में ढूंढने से यह मिलता है? ढूंढकर भी मुझे भी बताइएगा कि जिसने अपने प्राणों की आहुति देश को आजाद कराने के लिए दिया हो, जैसे चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह,
और अशफाकुल्ला खां, या ऐसे 2-3 नाम ही मैं ले दूंगा, आप समझ जाएंगे। मतलब बहुत बड़ी फहरिस्त है। और राजीव भाई कहते हैं इतिहास में ये है, अंग्रेजों के इतिहास में, अंग्रेजों के किताबों में, अंग्रेजों के संसद में यह दर्ज है कि 7.5 लाख क्रांतिकारियों ने अपने प्राणों की आहुति, 7.5 लाख से भी अधिक क्रांतिकारियों ने, जो लिखित है, जिनके नाम दर्ज हैं, अपने प्राणों की आहुति दी थी, तब भारत आजाद हुआ था। उनमें चाहे तो नरेंद्र भाई संसद से, ब्रिटिश के संसद से कॉल कर सकते हैं, वो मंगा सकते हैं, तो क्या उनमें कोई गुजराती का नाम भी है? ये मेरा सवाल है। इसको क्लैरिफाई किया जा सकता है, आप भी कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं। पूरा देश अपना है, सभी देश के हैं। मैं ये कह करके आपको ये कहना चाहता हूं कि हम लोगों ने एक गलत आदमी को गलत जिम्मेदारी दी है। जो जिस काबिल हो उसी को वैसी जिम्मेदारी देनी चाहिए। जिस जिम्मेदारी को आपने दिया है नरेंद्र मोदी को, उस काबिल नहीं है। मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं आपको, और इससे आप समझ में भी जाएंगे। तो कोई भी नाम आपने ढूंढने की, मैंने ढूंढने की कोशिश की, मुझे नहीं मिला। आपको अगर कोई नाम मिले जो शहादत दी हो, जो शहीद हुआ हो, जो फांसी पर चढ़ा हो, जो अंग्रेजों की गोलियों से मारा गया हो, अगर ऐसा कोई नाम मिले तो जस्ट यू फॉरवर्ड मी, मुझे भी एक्नॉलेज करना, मुझे भी बताना। अब एक और थोड़ा सा आगे जब बढ़ते हैं हम, तो मेरी उम्र भी मतलब 62 साल की हो चुकी है, और 15 साल के बाद से मैं समझने लगा, और पढ़ने लिखने के नाते समाज से जुड़ा, तो समझने लगा कि मतलब कहां का कैसा रहा है। इन सालों में, मैं 1947 के बाद से लेकर आज तक, मैंने ऐसा कोई नजारा मेरे सामने, मतलब ऐसा कोई दृष्टांत मेरे सामने नहीं आता है जहां कोई गुजराती शहीद हुआ हो किसी सीमा पर। पाकिस्तान का बॉर्डर हो, चीन का बॉर्डर हो, चाहे जहां हो, चाहे वो क्या कहते हैं रेगिस्तान हो, चाहे वो कश्मीर का बॉर्डर हो, बर्फ हो, या यहां माने जितने भी बॉर्डर हैं, कहीं भी किसी बॉर्डर से आज तक कम से कम मैंने नोटिस नहीं कर पाया, देख नहीं पाया, नहीं पता चला, नहीं देखा कि किसी मोदी, शाह, पारेख, मेहता का जनाजा तिरंगे में लिपटा हुआ गुजरात जा रहा हो। अगर आपने देखा है, अगर आपने नोटिस किया है, तो उसके लिए भी मैं ऑलवेज वेलकम, यू कैन शेयर मी। मैं अपने आप को सुधारूंगा और मैं उसको इंप्लीमेंट करूंगा, और मैं नाम के साथ उनको जरूर बताऊंगा कि भाई हम कहते तो हैं, लेकिन देखिए ये फला शाह, फला मोदी, फला चौकसी, फला नीरव, फला पारेख, फला मेहता शहीद हुए हैं, जो सीमा पर बॉर्डर पे शहीद हुए हैं। देश सबका है, सारे देश के अपने हैं, उनमें ये बातें ठीक नहीं, लेकिन जहां जिम्मेदारियों की बात होती है, वहां मैं आप लोगों को यह समझाने की कोशिश करता हूं कि आप समझिए कि आप गलत कहां हैं। तब आपको दूसरे मुद्दों पर लेके आऊंगा कि वो नहीं होगा, गलत हो रहा है, क्यों हो रहा है। तो जब किसी के इतिहास को समझेंगे तभी उसके काम को समझ पाएंगे, नहीं तो नहीं समझ पाएंगे। आप यूं ही भटकते रहेंगे, आपस में ही लड़ते रहेंगे। अब दूसरे पहलू पर आते हैं मेरे दोस्त, कि 1947 के बाद से, अब ये दो तीन इतिहास तो बता दिया आपको कि इन्होंने कभी देश के लिए शहादत नहीं दी और देश को आजाद कराने के लिए शहीद नहीं हुए मेरे नॉलेज से। इन्होंने कभी बाद में भी 1947 के बाद वर्तमान में जो लड़ाइयां हुई उनमें कभी शहीद नहीं हुए मेरे नॉलेज से। बस मेरा ही नॉलेज बोल रहा हूं, अकॉर्डिंग टू मी। हो सकता है हुए हो तो आप बताइए। तो कहने का अर्थ, जो असली अब बात जो मैं कहना चाहता हूं, इन चीजों में तो इनका नाम कहीं नहीं आता, लेकिन जब भारत के 1947 के बाद से लेकर आज तक जब
भारत के विकास की गति को देखेंगे, भारत के उद्योग, विकास, व्यापार या दुनिया जो भी भारत के वर्चस्व, भारत जब चलने लगा, भारत आजाद हुआ तो भारत जब चलने की कोशिश करने लगा, भारत उठने की कोशिश करने लगा, भारत जब आगे बढ़ने की कोशिश करने लगा, तब इनका इतिहास जरूर मिलता है। तब से इनका इतिहास बड़ा जोरदार मिलता है। मैं जब अध्ययन करना शुरू किया, मैंने उसको रिसर्च किया, तो मुझे समझ में आया कि 1947 के बाद से लेकर जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशनल वेल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम हुए हैं, यानी बैंकिंग फ्रॉड, इंस्टीट्यूशनल फ्रॉड और ये सारी, मतलब बैंकों को फेल करके उनका पैसा लूट लेना, इंस्टीट्यूशन को फेल करके उनका पैसा लूट लेना, पैसे देश का लूट करके विदेश भाग जाना, इस तरह के जो इंस्टीट्यूशनल फ्रॉड हुए हैं, सबका सब नहीं, 90% इसमें मोदी, शाह, पारेख, मेहता यानी गुजरातियों का ही नाम है। इसीलिए मैंने कहा नरेंद्र भाई से कि क्लैरिफाई कर सकते हैं, देश को बता सकते हैं इस बात को कि भारत के कितने लोगों के ऊपर 500 करोड़ से ऊपर का लोन है। मेरा मानना है कि 90% गुजरातियों ने लोन ले रखा है। भारत के कितने लोगों ने पैसा लेकर के बैंक को वापस नहीं किया है। मेरा मानना है कि 90% उसमें भी गुजरातियों का नाम है। नरेंद्र मोदी ये भी बता सकते हैं कि भारत में एनपीए किसके ऊपर है, जो मतलब भारत में पैसों को फ्रॉड करके निकल लिए, देश छोड़ करके ही भाग गए। मैं समझता हूं उसमें भी 90% गुजरातियों का नाम है। और भारत में काले धन किसके पास है? हु इज द अल्टीमेट ओनर ऑफ द ब्लैक मनी? काला धन किसके पास है? तो मैं मानता हूं कि उसमें भी 90% गुजरातियों का ही नाम है। और इसी कारण से वादा करने के बाद भी नरेंद्र भाई पीछे हट गए। उन्होंने वादा किया था कि सबको 15-20 लाख यूं ही मिल जाएंगे, जब आएगा तो सबको टैक्स नहीं देना पड़ेगा, ये होगा, वो जो भी वादे किए थे उससे पीछे हटने का कारण भी यही है। और आपने देखा होगा कि 2-3 नाम उन्होंने 3 नाम बताया था, तीनों गुजराती थे, उन्होंने इनके ऊपर आरोप लगाया, उसको दबाने में मुश्किल हुई। उसके बाद ये ताल ठोक के खड़े हो गए कि हम किसी का नाम ही नहीं बताएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि बता दीजिए, तब भी नहीं बताए। स्विस बैंक ने भी कहा कि हमने तो दिया ही बताने के लिए, आप बता दीजिए, तब भी नहीं बताया। बताते कैसे? क्योंकि उसमें 90% गुजरातियों के नाम थे। मैं यहां सवाल क्रेडिबिलिटी का उठाता हूं, जिम्मेदारियों का उठा रहा हूं। हमने किस आदमी को देश की जिम्मेदारी सौंपी है? हम कहीं गलत तो नहीं? आप के लिए भी यह बात है, आप कहीं गलत तो नहीं है? आप अपने निर्णय पर फिर से विचार कीजिए। करना चाहिए, नहीं करेंगे मत कीजिए, करना चाहिए। तो जब सारे इंस्टीट्यूशनल फ्रॉड और सारे ब्लैक मनी इनके पास है, सारे इंस्टीट्यूशनल फ्रॉड इनके रिश्तेदारों ने किया है, अमित शाह और नरेंद्र मोदी के, जैसा कि मैंने कहा, तो दूसरों से रिश्तेदारी क्यों जोड़ते हैं? जाते हैं सिखों को कहते हैं कि सिख हमारे रिश्तेदार। आप किसी सिख का नाम बताइए, एक आध मिल जाएगा कोई, सभी नहीं, लेकिन किसी सिख का नाम बताइए जो फ्रॉड करके देश छोड़ करके भाग गया हो। या किसी जाट का नाम बताइए जो फ्रॉड करके देश का पैसा लेकर के भाग गया हो। या किसी बंगाली का नाम बताइए कि फ्रॉड करके देश का पैसा लेकर के भाग गया हो। या फिर आप यह बता दीजिए कि जिनको सबसे ज्यादा टारगेट पे रखते हैं आप, मुसलमान, उनका ही बता दीजिए कि कितने मुसलमान देश को फ्रॉड करके लेकर भाग गए हैं। क्या कहते हैं उसको, वो तो आतंकवादी थे, उनको तो भागना ही था, कोई दाऊद इब्राहिम और वगैरह जैसे जैसे लोग। लेकिन कितने मुसलमान बैंकों का फ्रॉड करके, बैंकों को फेल करवा करके, इंस्टीट्यूशनल फ्रॉड करके, देश को धोखा दे करके भाग गए हैं देश छोड़कर, कितने मुसलमान।
और जिन्होंने अपराध किया होगा, जिनको आप कहते हो अतीक अहमद, उत्तर प्रदेश चुनाव जीतने के लिए जिन मुसलमानों का नाम लेते हो वो हैं, वो उनको जेल में डाल रहे हो, वो उनके पर कार्रवाई कर रहे हो, करो, वो कोई बात नहीं है। लेकिन उनमें से कोई ऐसा है क्या जो मतलब 1000 करोड़, लाख करोड़, 6000 करोड़, 10,000 करोड़ लेकर के, 9,000 करोड़ लेकर के देश छोड़ के भाग गया, निकल लिया, और आप नहीं भगाया? वो कहते हैं, हम नहीं कहते। वो कहते हैं कि आप नहीं भगाया, आपने उनको जाने का अवसर दिया, आपने चांस दिया, आपने उनको निकाला, से पैसेस दिया। तो आपकी रिश्तेदारी तो उनसे है। आप दूसरों से रिश्तेदारी जोड़कर, दूसरों को अपना कह करके, दूसरों को अपना रिश्तेदार कह के, या मतलब कहते हैं ना कि हमारा रिश्ता है, कह देते हैं। कहने के लिए तो कह सकते हैं भाई, सबसे इंसानियत के नाते कह सकते हैं। लेकिन जब ये कहते हैं कि आप जाट हो और आपसे मेरा रिश्ता है, तब गलत कहते हैं। हम सभी भारतीय हैं, हमारा सभी का एक दूसरे से रिश्ता है। जाटों से आपकी रिश्तेदारी हमसे नहीं है क्या? भारतीय होने के नाते आप हमारे भी रिश्ते में ही हो, हमारे अपने हो, हमारे अपने ही देश के हो। इतना ही कहो, जहां जाओ इतना ही कहो। जाटों के यहां जाओगे तो बोलोगे जाटों से हमारी रिश्तेदारी है, सिखों के यहां जाओगे तो कहोगे सिखों की हमारी रिश्तेदारी है। जाटों पर आप लाठियां चलाते हो। वो रिश्तेदार आपको जब दिल्ली में बैठे थे बॉर्डर पे, तब आपको रिश्तेदार नजर नहीं आए। वो सिख जब बैठे थे दिल्ली बॉर्डर पे, जब उन पर कैनन चला रहे थे, पानी की बौछारें कर रहे थे, जब कीलें ठोक रहे थे, जब उन पे डंडे चला रहे थे, तब आपको उनकी रिश्तेदारी याद नहीं आई? तब आपने नहीं कहा कि अरे मत मारो भाई, ये हमारे रिश्तेदार हैं। अरे भाई 700 किसान मारे गए आपके नाम से लेटर लिख करके, सबने नहीं, कुछ ने लिखा, तो आपके नाम से लेटर लिख करके आत्महत्या कर लिया, और 700 किसान शहीद हो गए। उनको किसान भी आपने नहीं माना, उनको संसद में श्रद्धांजलि तक नहीं देने दी। उनको इंसान, श्रद्धांजलि तो इंसान मानने पर भी दे देते, किसान तो छोड़ दीजिए। तो चलो उनको जाट ही मान लेते, उनको सिख ही मान लेते, उनको अपना रिश्तेदार ही मान लेते। तो क्या अमित भाई और नरेंद्र भाई ये कहेंगे कि वो अपने रिश्तेदारों के साथ यही करते हैं? तो इस हिसाब से तो जाटों को भी सावधान रहना चाहिए कि ये कहेंगे तो कुछ, जब मारना होगा तो तब न भूल जाएंगे सारी रिश्तेदारी। तो दोस्तों, ये रिश्ते की बात और उनकी क्रेडिबिलिटी, मैंने कहा कि नरेंद्र मोदी की ये क्रेडिबिलिटी नहीं है कि वो भारत के प्रधानमंत्री बन सके। अगर उनको अधिक से अधिक तो विदेश मंत्रालय दे दिया जाता, उनको घूमने का शौक है, कपड़े पहनने का शौक है, वो सही हो जाता, या उनको बहुत था तो वो उसको क्या कहते हैं, मतलब उनके लिए विदेश मंत्रालय एक सूट करता, विदेशों में ज्यादा घूमने का, तो वही है, विदेश मंत्री बन जाते। वो सही था उनके लिए, वही उतना ही तो मेरे ख्याल से जिस काम, या फिर वाणिज्य मंत्री या ऐसा कुछ बना देते, व्यापार वगैरह को भी, उनके खून में व्यापार है तो वो देख लेते। प्रधानमंत्री बनने के काबिल नरेंद्र मोदी किसी भी कीमत पे नहीं थे, नहीं है। इसको जब आप वस्तु स्थिति और उनके कार्यों की विवेचना करेंगे तो आपको समझ में आएगा। ना समझने के लिए आप आंख बंद कर सकते हैं, अपने दिमाग को भी बंद कर सकते हैं, ना सोचें। अब दोस्तों, इस रिश्तेदारी वाले चैप्टर से आगे बढ़ते हैं। अमित भाई ने एक जगह ये कहा है कि 70 साल में, शायद उत्तराखंड में ये बात कही उन्होंने, कि 70 साल में जो नहीं हुआ वो 5 साल में करके दिखाएंगे। तो अमित भाई, अभी तक सरकार किसकी है? अभी तक किसकी सरकार है? 70 साल में जो नहीं हुआ वो अगले 5 साल में करेंगे, तो अभी सरकार किसकी है? पिछले 5 साल में किसकी सरकार थी? खैर, ये सब क्रिटिकल सवाल हैं जिनके जवाब नहीं मिलेंगे आपको, ना किसी से नहीं मिलेंगे। मीडिया को हिम्मत नहीं है पूछने की, मैं पूछूंगा, मेरी औकात नहीं है वहां तक मेरी बात पहुंचने की। तो आप चाहो तो इसको शेयर करके इन सवालों को
लोगों तक पहुंचाओ, लोग सवाल करें उनसे कि ऐसा ऐसा कैसे हो रहा है। करीब 5-7 दिन पहले मैंने एक लाइव किया था, उसमें कहा था, अपने देशवासियों के लिए एक संदेश दिया था, किसानों के लिए, कि भाई नरेंद्र मोदी भले ही 80-20 की बात करें, उनके लोग भले 80-20 की बात करें, उसका अर्थ आप 80-20 मत लीजिए, उसका अर्थ अच्छे बुरे में ले लीजिए। 20% बुरे हैं, 80% अच्छे हैं। तो एक अभी कल या परसों मैंने देखा इंद्रेश, बहुत बड़े आरएसएस के नेता हैं, वो इस मेरे वर्ड को यूज कर रहे थे कि भाई अब जिसको जो लेना है ले ले इस बात को। जिसने 80-20 का मतलब हिंदू मुसलमान समझा वो समझ ले, जिसको समझना है तो इसको विकास और बिना विकास का या मतलब अच्छे या बुरे का समझ ले। कहने का अर्थ यह है कि ये देखते तो हैं मुझे कहीं ना कहीं से, और अगर देखते नहीं होते तो मेरे वीडियो को स्लो नहीं करते। मेरे वीडियो की स्प्रेडिंग को, मैं भी टेक्नोलॉजी से ही जुड़ा हुआ हूं, मेरा बिजनेस टेक्नोलॉजी ही है मेरे दोस्त, तो मैं इसको समझता हूं। मेरे वीडियोस को, मेरे लाइव को स्लो नहीं करते, फेसबुक से मिलकर इसे स्लो डाउन नहीं करवाते। तो करने दीजिए, वो तो आप लोगों के ऊपर है, आप लोग कितना इसको उठाते हो, कितना दूसरों तक पहुंचाते हो, या आप लोगों के सहारे हम हैं। हम तो जानते हैं वो ऐसा ही करते रहेंगे। अब एक और विषय पर आते हैं मेरे दोस्त, वैकेंसी है। अब आते हैं हम एक और मुद्दे पर, जो जहां छात्रों पर लाठियां बरसाई गईं, डंडे बरसाए गए, हालांकि कुछ पुलिस वालों को सस्पेंड हुए, वो तो ये सब दिखावे, ये सब कार्यवाही सब दिखावे के लिए होती है। जब सबका ध्यान हट जाएगा तो फिर से वो काम पे